Vivek, I am Zareen Khan from the Hindu Zone, and this platform is for the aspirants, those who are preparing for different competition examinations like UPSC, SSC, IIT, NEET. So many aspirants come to our platform and ask, like they are asked for some guidance and support. And what we do, we invite IAS officers, retired IAS officers, uh, aspirants like you, those who have cleared the exams and they are going to serve the society. So we called everybody to guide them. So this was a small introduction about the Hindu Zone, and many congratulations from the team of the Hindu Zone that you have cleared UPSC and now you are going to serve the society and nation. And many congratulations for that. Thank you so much. ओके विवेक, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपने जो ये एग्जाम दिया था, हिंदी मीडियम से दिया था, इंग्लिश मीडियम से? मैंने मेंस तो इंग्लिश मीडियम से दिया था, लेकिन इंटरव्यू मेरा हिंदी मीडियम में था। अच्छा, आपका इंटरव्यू हिंदी मीडियम में था। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं विवेक? आपका थोड़ा सा फैमिली अपने बारे में थोड़ा सा बताइए प्लीज। मैं मिर्जापुर से बिलोंग करता हूँ, जो यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट है। और फैमिली में चूंकि मेरी ज्वाइंट फैमिली है तो करीब 17-18 सदस्य हैं उसमें, बेसिकली पिताजी, चाचा और दादी एक्सेट्रा। और मैंने अपनी स्कूलिंग मिर्जापुर से ही की। शुरुआत कक्षा 8 तक मैंने एक पुलिस मॉडर्न स्कूल से किया, उसके बाद मैंने सेंट माइकल स्कूल मिर्जापुर में वहां से किया। ग्रेजुएशन मैंने BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से किया, फिजिक्स ऑनर्स में, जो कि 2017 में पूरा हुआ। और करेंटली बिफोर qualifying this examination, I was working in IMD, Indian Meteorological Department, as a scientific assistant for the last 3 years. ओके, और आपका स्ट्रीम क्या था 12th में, 10th में और ग्रेजुएशन के टाइम पे? आपके क्या 10th और 12th में तो मैंने साइंस लिया था, और ग्रेजुएशन भी मैंने फिजिक्स ऑनर्स से किया था। BSc किया था मैंने, तो वो भी साइंस में ही था। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स था, ऑनर्स फिजिक्स था। एंड हाँ, ऑप्शनल जो था वो मेरा ज्योग्राफी था। आपका ऑप्शनल ज्योग्राफी था। और राइट, इससे कुछ फर्क पड़ता है, जैसे कि आपका साइंस स्ट्रीम है या आर्ट्स स्ट्रीम है, आपको ऐसा कुछ फील हुआ कि यूपीएससी में साइंस स्ट्रीम होने से ज्यादा बेनिफिट हो जाता है या आर्ट्स के स्टूडेंट्स को ज्यादा बेनिफिट होता है जिन्होंने ग्रेजुएशन और 12th तक ये सब लिया होता है, ह्यूमैनिटीज या साइंस, इस तरह का कुछ? एक ऐसा मुझे लगता है कि एक इंट्रिंसिक बेनिफिट होता तो है जिनका ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड होता है, क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होता है, लाइक हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी एक्सेट्रा। लेकिन फिर वो है ना कि लाइक अगर ग्रेजुएशन आप कर रहे हो तो किसी एक सब्जेक्ट में करते हो तो उसी सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन होता है आपका, अगर उस सब्जेक्ट के अलावा बाकी चीजें आपको अलग से पढ़नी पड़ती हैं। और ऐसा भी लोग बोलते हैं कि लाइक आई ऑल्सो फेल्ट कि साइंस स्ट्रीम से कर रहे हैं, हम तैयारी कर रहे हैं, तो प्रीलिम्स में स्पेशली सीसेट पोर्शन निकालना थोड़ा सा इजी होता है कंपैरेटिवली। तो दोनों ही स्ट्रीम्स के लोगों के लिए बेनिफिशियल है, अलग अलग स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन। लेकिन हाँ, किसी को ऐसा अनड्यू एडवांटेज तो मुझे नहीं लगता कि है। ओके, आप क्योंकि साइंस है और अभी तक जितना मैंने जाना है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड रहा है, उनका ऑप्शनल ज्योग्राफी ही रहा है। तो अब मैं ये आपसे जानना चाह रही हूँ, क्योंकि अब आप इस बार मेरे सामने फिर से किए हुए हैं कि जिनका साइंस बैकग्राउंड रहा है, ऑप्शनल ज्योग्राफी है। इसका कोई स्पेसिफिक रीजन हो सकता है? आपका क्या रीजन था ज्योग्राफी लेने का? एक रीजन तो मेरा था साइंस बैकग्राउंड के सब्जेक्ट्स ना लेने का, कि आई वाज नॉट वेरी कंफर्टेबल विद दोस सब्जेक्ट्स, लाइक फिजिक्स में उतना कंफर्टेबल नहीं था। और उसके बाद ज्योग्राफी के बारे में ऐसा पीपल से जो तैयारी कर रहे होते हैं, जो सीनियर्स थे, दे यूज्ड टू से कि इट इज लाइक सेमी साइंटिफिक सब्जेक्ट, तो अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हैं तो थोड़ा सा आपके लिए वो आसान हो जाएगा, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि साइंटिफिक टर्म्स से उसको एक्सप्लेन किए जाते हैं। तो वो एक बैक ऑफ द माइंड था कि अगर सेमी साइंटिफिक है तो आई कैन मैनेज दैट। और उसके बाद चूंकि जब मैंने प्रिपरेशन शुरू की तो गाइडेंस भी ज्योग्राफी में सबसे ज्यादा थी उस टाइम पे, तो एक वो भी इंक्लिनेशन हुआ कि अगर इतना गाइडेंस है तो बेटर किया है गो विद दैट, जहाँ पे गाइडेंस ज्यादा हो, ताकि थोड़ा सा आसान रहे एज कम्पेयर टू अदर ऑप्शनल्स। तो ये दो मुझे लगता है कि रहे थे। क्योंकि वो थोड़ा सा टच आ जाता है साइंस साइड का स्टूडेंट्स का ज्योग्राफी की तरफ, मतलब इजीली अंडरस्टैंड सब्जेक्ट होता है। अदरवाइज अगर आप सीधा ये यस या फिर उसको थोड़ा सा आपको बिल्कुल डिफरेंट फील से हो जाती है वो चीजें।
यस, थोड़ा वो सेमी साइंटिफिक होता है, बहुत ज्यादा उसमें लिटरेचर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, तो थोड़ा उसको एक्सप्लेन करने में, लिखने में, मेंस के आंसर राइटिंग वगैरह करने में थोड़ी सी आसानी होती है। ठीक है। अच्छा, ये मालूम करना था कि जैसे इस बार जो टॉप 3 है, वो जो प्लेस है टॉप 3 का, वो लड़कियों ने सिक्योर किया है, तो यस यस। आपको मतलब आपसे जानना चाहते हैं कि आपको कैसा लग रहा है इस मामले में, क्योंकि लड़कियां तो ऑब्वियसली दे आर फीलिंग वेरी हैप्पी, एवरी गर्ल जो भी जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है। आई थिंक कि मुझे ऐसा लगता है ना कि एज अ जेंडर हमें नहीं देखना चाहिए कि किसने टॉप किया है, किसने टॉप नहीं किया। जिसने भी अच्छा किया, और मैंने देखा कि जो ऑल इंडिया टॉपर है उनके मार्क्स एज कम्पेयर टू सेकंड टॉपर काफी हाई हैं। तो ऑब्वियसली द अमाउंट ऑफ एफर्ट दैट शी गेव इन, दैट वुड हैव बीन क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। तो जिन्होंने ज्यादा मेहनत की उनका सिलेक्शन हुआ, वो टॉप किए। दिस डजंट डिपेंड ऑन कि उनका जेंडर क्या है और क्या नहीं है। एंड सेकेंडली एक थोड़ा सा मोटिवेटिंग फैक्टर होता है लोगों के लिए भी, यदि देश की जो फीमेल पॉपुलेशन है, जो फीमेल जेंडर है, वो अगर टॉपर्स की कैटेगरी में ज्यादा आते हैं तो थोड़ा सा बाकी लोगों के लिए वो मोटिवेटिंग होता है, स्पेशली द फीमेल ऑफ द कंट्री। कि अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, फिर फैमिली की तरफ से सपोर्ट और सोसाइटी की तरफ से भी सपोर्ट मिलना शुरू हो जाता है फिर यस लड़कियों यस। को। आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था, विवेक? दिस वाज माय फोर्थ अटेम्प्ट। ओके, दिस वाज योर फोर्थ अटेम्प्ट, यू हैव क्लियर्ड द यूपीएससी। इससे पहले आपका कहाँ पे प्रॉब्लम आया था, प्रीलिम्स में या फिर मेंस के बाद इंटरव्यू में? 2018 में मैंने इंटरव्यू दिया था। इनफैक्ट ये मेरा तीसरा इंटरव्यू था। 2019 में भी मैं इंटरव्यू फेज तक पहुंचा था। फर्स्ट टाइम वो लकीली मेंस क्लियर हो गया था। मुझे लगा नहीं था कि मेंस क्लियर हो जाएगा, और अल्टीमेटली हुआ ये कि काफी बड़े मार्जिन से मेरा फाइनल कट ऑफ से सिलेक्शन रुक गया। उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट मैंने काफी अच्छे से दिया था, लेकिन वहां पे भी करीब 10 मार्क्स से मेरे फाइनल जो सिलेक्शन था वो रुक गया था। एंड इन माय थर्ड अटेम्प्ट इन 2020 आई कुड नॉट क्वालिफाई प्रीलिम्स, तो वहां पे वो प्रीलिम्स में रुक गया। एंड उसके बाद ये फोर्थ अटेम्प्ट में आई वाज एबल टू गेट इनटू दिस। ओके, जब आपने कहा कि आपने 2 अटेम्प्ट्स दिए, उसमें आप इंटरव्यू तक गए, थर्ड में आप प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाए, तो एक बहुत ज्यादा मेंटल प्रेशर होता होगा, एक सेल्फ डाउट होता होगा, उसको आप कैसे डील करते हैं? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो फर्स्ट टाइम में इंटरव्यू तक पहुंच जाते हैं, फिर बाद में प्रीलिम्स भी नहीं निकाल पाते, तो उनके लिए आप क्या सजेशन देंगे कि किस तरह का मेंटल प्रेशर होता है, उसको कैसे मैनेज किया जाए? एक तो जो मैंने फील किया वो ये है कि अगर आपको लगातार सब्सिक्वेंट राउंड्स में सिलेक्शन हो रहा है तो आपके पास चांसेस बहुत कम रहते हैं, टाइम भी बहुत कम रहता है। लाइक इंटरव्यू के बाद और नेक्स्ट जो प्रीलिम्स है उसके बीच में बहुत कम टाइम रहता है। सो आई वुड से कि शुरू में ही प्रिपरेशन काफी बेस्ट होनी चाहिए अगर आपको फाइनल सिलेक्शन करना है तो। और दूसरी चीज की अगर आप एक बार सिलेक्शन आपका होने से रह गया, लाइक फाइनल सिलेक्शन अगर नहीं हो रहा है, तो वो एक सेल्फ मोटिवेशन का काम करता है कि अगर हम यहाँ तक आए हैं तो डेफिनेटली सूनर और लेटर हमें फाइनल सिलेक्शन मिलेगा। और शायद वो एक मोटिवेटिंग फैक्टर जो है वो नेक्स्ट अटेम्प्ट्स के लिए अपने आपको तैयार करता है। और कई बार ऐसा हुआ जाए कि 2019 के बाद करीब 2 महीने का टाइम मिला था 2020 के अटेम्प्ट में, बट आई वाज नॉट एबल टू क्लियर प्रीलिम्स। और जबकि उसके पहले वाले अटेम्प्ट में 1 महीने का ही टाइम था, उसके बाद भी प्रीलिम्स क्लियर हो गया था। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आपका माइंडसेट कैसा। अगर कॉन्फिडेंस है तो काफी आसानी से वो चीजें हो जाती हैं, प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है। और कॉन्फिडेंस कम है तो वो कहीं ना कहीं आपके परफॉर्मेंस में रिफ्लेक्ट करता है। ओके, आप अपना थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएंगे विवेक, की फैमिली में का कोई था, या फिर आप कहाँ, मतलब आपको फैमिली ने किस तरह सपोर्ट किया, इस तरह की चीजें कुछ? क्योंकि अभी तक जो मैंने हम लोगों ने देखा है नॉर्मली कि एक टाइम के बाद फैमिली सपोर्ट नहीं करती है, कुछ एस्पेक्ट के साथ ये केस हो जाता है, तो दे शिफ्टेड टू सम अदर करियर ऑप्शंस। तो आपके फैमिली के बारे में कुछ बताइए, उनके सपोर्ट के बारे में। I think the support of the family is the biggest मोटिवेशन। लाइक मेरे साथ तो ऐसा हमेशा से रहा है कि मेरी फैमिली ने हमेशा से सपोर्ट किया है, ना सिर्फ सिविल सर्विसेज के जर्नी के दौरान बल्कि उसके पहले के भी डिसीजंस में। लाइक बीएससी के बाद मैंने डिसाइड किया कि मेरे को सिविल सर्विस का प्रिपरेशन करना है, एंड दे सपोर्टेड इट होल हार्टेडली। और इसके बाद पहली बार फेल हुआ, दूसरी बार फेल हुआ, तीसरी बार फेल हुआ, और उसके बावजूद भी कभी ऐसा लगा नहीं कि फैमिली का सपोर्ट
हल्का सा भी कम हुआ है, बिकॉज दे बिलीव्ड इन मी, एंड आई ऑल्सो थॉट कि अगर उनका बिलीफ है तो आई शुड वर्क अपॉन माई वीकनेसेस, एंड आई शुड अगेन राइज टू द ओकेजन। तो उस सपोर्ट की वजह से आई थिंक कि जहाँ पे मैं हूँ वो हूँ। और फैमिली में और मेंबर्स लाइक माय ग्रैंडफादर इज द बिगेस्ट इंस्पिरेशन फॉर मी, बिकॉज उन्होंने आई थिंक कि ही प्रोवाइडेड अस विद द प्रिंसिपल्स ऑफ हार्ड वर्क, और कैसे आप पेशेंस के साथ, अगर आपको लगातार फेल्योर मिल रहा है उसके बाद भी आप पेशेंस के साथ किसी गोल की तरफ आप बढ़ते रहो, आगे काम करते रहो। तो वो चीजें कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा रहती थी, और शायद उन सपोर्ट्स, उनके जो स्ट्रेंथ है, उनका जो हार्ड वर्क है, उसके वजह से आई थिंक कि आई एम एबल टू डू वॉट एवर आई हैव डन टिल नाउ। ओके, ग्रैंडफादर आपके सपोर्ट रहे, इंस्पिरेशंस कौन रहा था? मतलब आपको कैसे लगा, कब लगा कि आपको सिविल सर्विसेज में जाना चाहिए? व्हेन यू फर्स्ट थॉट ऑफ गोइंग टू सिविल सर्विसेज? आई थिंक कि सिविल सर्विसेज, सिंस कि जिस बैकग्राउंड से मैं आता हूँ ना, मैं रूरल बैकग्राउंड से आता हूँ, काफी मॉडेस्ट बैकग्राउंड रहा है हमारा। और वहां पे यदि कोई बच्चा ऐसा जो थोड़ा सा पढ़ने में तेज होता है, तो आमतौर पे ऐसा बोला जाता है मजाक मजाक में कि आप ये सिविल सर्विसेज करेगा, आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा। तो वो सबकॉन्शियसली मुझे लगता है कि मेरे दिमाग में चल रहा था। एंड कॉन्शियस डिसीजन आई थिंक कि आई टुक आफ्टर माई क्लास 12th कि मुझे ग्रेजुएशन करना है, प्लेन ग्रेजुएशन करना है, उसके टाइम से ही मुझे सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करनी है। एंड एज फार एज इंस्पिरेशन इज कंसर्न, तो मेरे फैमिली में इतने मेंबर्स हैं हमारे यहाँ जिन्होंने अपने हार्ड वर्क से ना सिर्फ वो चीजें अचीव की हैं जो कि लोगों के लिए इंस्पिरेशन का काम करती हैं। लाइक वन ऑफ माई अंकल इज लेक्चरर इन यूपी गवर्नमेंट, लेकिन उसके पीछे की जो स्टोरी है, उनके पीछे का जो हार्ड वर्क है, दैट इज क्वाइट मोटिवेटिंग फॉर मी। तो वो सारी चीजें आई थिंक कि थ्रू आउट द जर्नी इंस्पायर उन्होंने मुझे किया है। ओके, सो आप कह रहे हैं कि आफ्टर 12th मतलब यू हैव डिसाइडेड, मतलब कि हाँ मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है, और यस, ड्यूरिंग योर ग्रेजुएशन टाइम आपने वो तैयारी करनी शुरू कर दी थी आपके साथ साथ। ठीक है। अच्छा, ये क्योंकि इंटरव्यू में शायद मार्क्स बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, ऐसा कहा जाता है कि मेंस में ही आप जितना सिक्योर कर लोगे वो आपको ज्यादा आगे ले जाएगा, क्योंकि इंटरव्यू के जो मार्क्स होते हैं वो शायद कंपैरेटिवली कम होते हैं। तो इस कंफ्यूजन के बारे में आप कुछ कहेंगे कि whether it is right, whether it is wrong? आई थिंक देयर आर टू थिंग्स टू इट। फर्स्टली कि ऑब्वियसली इंटरव्यू का वेटेज मेंस के मार्क्स के कंपैरिजन में काफी कम है, 1750 के सामने 275 का ही वेटेज है। तो यदि हम न्यूमेरिकल वैल्यू देखें तो वो काफी कम है, बट द वेरिएशन इन द इंटरव्यू मार्क्स इज ह्यूज। लाइक पीपल आल्सो गेट 140 एंड पीपल आल्सो गेट 210 215। तो उनके बीच का जो वेरिएशन करीब 65-70 मार्क्स का है। 275 मार्क्स में यदि उस एस्पेक्ट को देखें तो इंटरव्यू का भी अपना रोल होता है। और लेकिन हाँ, यदि आप मेंस में काफी अच्छा करते हो, मेंस आपका अगर स्ट्रांग होता है, तो आई थिंक सिलेक्शन तो मोर और लेस आप सिक्योर कर पाते हो। और इंटरव्यू के मार्क्स आई थिंक कि दे गारंटी यू द डिजायर्ड सर्विस। ओके, अच्छा, आप जब ये आपके अटेम्प्ट्स बार बार, जैसे आपने कहा कि आप इंटरव्यू तक पहुंच रहे थे लेकिन यूपीएससी क्लियर नहीं हो रहा था, इंटरव्यू क्लियर नहीं हो रहा था, उस टाइम पे जो आपका मेंटल स्ट्रेस रहता होगा उसको आप कैसे मतलब अपने फेलियर से आप क्या क्या चीजें सीख रहे थे और उस पर ओवरकम करते आ रहे थे? एक मतलब अपार्ट फ्रॉम कि आप किस तरह से अपने आप को मोटिवेटेड रखते थे, अपने मिस्टेक से आप क्या क्या सीख रहे थे उसको नोट डाउन कर रहे थे, या किस तरह से आपको लगा कि नेक्स्ट टाइम मुझे गलती नहीं करनी है? इज देयर एनीथिंग? Yes, there's a lot of things to it because mistakes को improve करना is the most important thing। अगर आपको सब्सिक्वेंट राउंड्स में अच्छा परफॉर्म करना है तो लाइक पहले अटेम्प्ट में मुझे ऐसा लगा कि मेरे मेंस के आंसर राइटिंग्स उतने अच्छे से हो नहीं पाए थे, और उसका रिजल्ट ये रहा कि आई वाज नॉट एबल टू कंप्लीट द पेपर इन टाइम। और उसके बाद फिर ऑब्वियसली देखा मार्क्स भी 340 के रेंज में आए थे जीएस के आउट ऑफ 800। तो लगा कि काफी इंप्रूव करने का यहाँ पे स्कोप है। एंड इन द सेकेंड अटेम्प्ट दो आई वाज एबल टू कंप्लीट द पेपर, लेकिन द क्वालिटी ऑफ आंसर्स वहां पे फिर से वो डिग्रेड हो गया बिकॉज लैक ऑफ आंसर राइटिंग वाज स्टिल
persistent those days. तो उन दोनों ही चीजों को आई थिंक कि आई इम्प्रूव्ड अ लॉट. पहले शुरुआत के अटेम्प्ट्स में आई थिंक कि मैंने 6-7-8 टेस्ट सीरीज ही लिखे होंगे, लेकिन फोर्थ अटेम्प्ट में आई रोट अराउंड 20 टेस्ट सीरीज, 20 टेस्ट पेपर्स फॉर जीएस, अराउंड 10 टेस्ट पेपर्स फॉर ऑप्शनल्स, और ऐसे के भी वही करीब 3-4 टेस्ट पेपर्स आई रोट. तो करीब ओवरऑल करीब 33-34 पेपर्स आई रोट विद इन 2 months. तो क्योंकि वो मुझे लगा कि वहां पे मैं भी लैग कर रहा हूँ, क्योंकि कंटेंट वाइज तो आई हैव एनफ कंटेंट, काफी, और नॉलेज भी मुझे लगता था कि डिसेंट है, बस उसको कैसे कॉपी पे दिखाना है, कैसे लिखना है, दैट वाज टू बी लर्न. तो वो मैंने आई थिंक कि फोर्थ अटेम्प्ट में आई ट्राइड दैट. आई थिंक उसकी वजह से शायद इस बार मेरे मार्क्स जीएस में कंपैरेटिवली अच्छे हैं, करीब 410 415 के अराउंड है. सो दैट आई गेस कि पहले जो गलतियां आप कर रहे हो उसको एनालाइज करो, और एनालाइज करने के बाद उसको इम्प्रूव करने के ऊपर थोड़ा सा कोशिश करो. तो दीज आर द two things that should be kept in mind. And second thing, as far as motivation is concerned, कि जब फेल होने के बाद आप मोटिवेट कैसे होते हो, तो वहां पे कई सारी चीजें होती हैं. कई बार आप बहुत लो फील कर रहे होते हो, कई बार आपको लगता है कि मुझे छोड़ देना चाहिए क्योंकि नहीं हो रहा है, कई बार आप तैयारी के टाइम पे भी सोचते हो कि मैं क्यों ऐसा कर रहा, कि हो तो रहा नहीं है. तो उस टाइम पे आई थिंक कि यू शुड हैव अ पॉजिटिव इन्वायरमेंट अराउंड यू, लाइक आपके फैमिली का सपोर्ट आपके पास होना चाहिए, और कुछ ऐसे लोग आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसे लोग आपके होने चाहिए जो कि केवल आपको सुने, आपके फ्रस्ट्रेशन को सुने, आपके थॉट्स को समझे, और आपको थोड़ा सा मोटिवेट करें. तो वो अगर ऐसा इन्वायरमेंट आपके अराउंड है, तो आई थिंक कि सूनर और लेटर यू विल सेल थ्रू. और लकीली आई हैड सच इन्वायरमेंट अराउंड मी. आई एम ब्लेस्ड विद many good friends and the family members, जो कि मैंने पहले बताया ना कि मेरी ज्वाइंट फैमिली है, तो कभी भी ऐसा घर से मोटिवेशन कम मुझे रहा नहीं, हमेशा से सपोर्ट मिला, इंस्पिरेशन मिली. सो आई थिंक दीज वर द रीजंस कि जब मैं फेल होता था तो उतना लो फील मैं करता नहीं था जितना ऐसा मतलब कि लोगों को लगता है कि पीपल ब्रेक अवे आफ्टर देयर फेल्योर्स. ओके, आपकी हॉबीज क्या कह रही हैं विवेक? हॉबीज, इन माय फ्री टाइम आई यूज्ड टू प्ले चेस, क्रिकेट, और कभी कभी ऐसा कि टाइम मिलता है तो मेडिटेशन वगैरह भी आई यूज्ड टू डू. ओके, और आपका नॉर्मली रूटीन क्या रहता था, कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे? सिंस कि फॉर द लास्ट 3 years आई वाज इन द जॉब. मैं आईएमडी में साइंटिफिक असिस्टेंट था, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू. तो उसके साथ थोड़ा टाइम मैनेज करना मुश्किल होता था, बट उसके पहले भी करीब 1-1.5 साल तक मैं दिल्ली में था, तो वहां पे मैंने रूटीन ढंग से बनाया था, स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करता था, करीब 8 से 10 घंटे पढ़ाई करता था नॉर्मली, क्योंकि वहाँ कुछ और काम होता नहीं था करने को. और जॉब के साथ थोड़ा सा उसको मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हुआ, लाइक एग्जाम के टाइम पे उतना टाइम मिल नहीं पाता था, लेकिन फिर भी करीब 10 से 12 घंटे मैं निकालता था, प्रीलिम्स के 1 महीना पहले, मेंस के 1 महीना पहले. और नॉर्मल टाइम में 4 से 6 घंटे पढ़ाई करता था, ताकि एक रूटीन बना रहे, वो आउट ऑफ द टच ना हो जाओ पढ़ाई से. और डेली न्यूज़पेपर फॉलो, आई थिंक कि मैंने पिछले 2 सालों से न्यूज़पेपर फॉलो करना शुरू किया. शुरुआत के अटेम्प्ट्स में एक वो भी लैक्यूना था, एज द पीपल टोल्ड मी कि न्यूज़पेपर फॉलो करो बिकॉज इट प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ इनसाइट्स. तो वो चीज भी मैंने कोशिश की कि आई फॉलो देम रेगुलरली, न्यूज़पेपर कम से कम एक, द हिंदू आई यूज्ड टू फॉलो. एंड आई यूज्ड टू प्रायोरिटाइज माय टाइम, लाइक मैं जब ऑफिस में भी होता था तो आई यूज्ड टू मेक यूज ऑफ मोबाइल टू वॉच द लेक्चर्स. और कभी भी जैसे टाइम मिलता था ट्रेवलिंग के टाइम पे, तो उस टाइम पे मैं एमसीक्यू वगैरह सॉल्व करता था नॉर्मली, ताकि जो वो टेबल पे बैठ के पढ़ने वाला टाइम मिले, वहां पे मैं थोड़ा सा सीरियसली स्टडी कर सकूं. बाकी जो रिवीजन वाला काम है वो ट्रेवलिंग करते टाइम, ऑफिस में रहते टाइम, किसी से बात करते टाइम, तो वो चीजें थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ता है. और पहले दूसरी चीज ये भी है कि अगर आप किसी दूसरे जॉब में हो और आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाह रहे हो या आप कर रहे हो, तो प्रायोरिटी में एज पर मी सिविल सर्विसेज की तैयारी ही होनी चाहिए, रदर देन कि वो जॉब हो. अब इसका मतलब ये नहीं कि आप जॉब में उतना एफिशिएंट ना दिखो, आप एफिशिएंटली काम करो, बट द प्रायोरिटी शुड ऑलवेज बी द सिविल सर्विसेज, द प्रिपरेशन ऑफ सिविल सर्विसेज, आई गेस. ओके, आपने शुरू से ही जॉब के साथ ही प्रिपरेशन शुरू की थी, या फिर आपने क्विट किया था अपने लास्ट अटेम्प्ट से पहले, उसके बाद प्रिपरेशन की थी? नहीं, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था तो वो मैंने दिल्ली से दिया था. उस टाइम पे आई वाज नॉट इनटू द जॉब, एंड फ्रॉम द सेकंड अटेम्प्ट ऑनवर्ड्स I was in the job, and currently also I am in the job only.
तो उसके बाद के जो भी अटेम्प्ट्स रहे हैं दैट आई ऑलवेज गिव along with the job। तो जॉब के साथ चला, हालांकि प्रीलिम्स के पहले, मेंस के पहले 10 दिन की छुट्टियां, 20 दिन की छुट्टियां, 1 महीने की छुट्टियां वो मिल जा करती थी आसानी से। तो आई यूज टू मेक यूज ऑफ दोज लीव्स। आपका क्योंकि आप जॉब कर रहे थे तो ऐसे में आपने कहीं से कोई कोचिंग, कोई ऑनलाइन कोर्स, किसी कोचिंग के साथ आपने कोई सपोर्ट लिया या हेल्प लिया? अब सिंस की आई हैव बीन थ्रू दिस जर्नी फॉर सो लॉन्ग टाइम, लाइक 4 साल से मैं तैयारी कर रहा हूँ। तो थ्रू आउट माई प्रिपरेशन फेज कई सारे कोचिंग्स के साथ मेरा एसोसिएशन रहा है। लाइक शुरुआत में आई टुक कोचिंग फॉर ज्योग्राफी ऑप्शनल, और उसके बाद मैंने मेंस के टाइम पे टेस्ट सीरीज मैंने कई कोचिंगों से ली, जीएस के टेस्ट सीरीज, ऑप्शनल के टेस्ट सीरीज, एसए का अलग से टेस्ट सीरीज। तो वो टेस्ट सीरीज चला एज अ साइन ऑफ कोचिंग के साथ एसोसिएशन। उसके बाद इंटरव्यू के टाइम पे इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम। एंड एज फार एज द कोर जीएस कोचिंग इज कंसर्न, आई डिडंट टुक एनी कोचिंग, आई डिडंट टेक एनी कोचिंग। ओके, ये बताइए कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको लगता है कि शायद पॉसिबल नहीं है एग्जाम्स को निकालना विद द जॉब। तो आप ऐसे स्टूडेंट्स को किस तरह से सजेस्ट करेंगे कि हाउ दे कैन मैनेज देयर टाइम, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट इज एन इशू। आप क्योंकि आपने वो स्टेज देखा भी और आप सक्सेसफुल भी हुए हैं, तो यू विल गाइड देम बेटर। आई थिंक कि क्लैरिटी होना चाहिए आपके माइंड में कि आप सिविल सर्विसेज करना चाह रहे हो कि नहीं। लाइक मेरे अंदर शुरू से क्लैरिटी थी कि आई वांट टू ज्वाइन सिविल सर्विसेज, और चूंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, कंडीशंस ऐसी थी कि बहुत ऐसा था नहीं कि मैं दिल्ली रह के कोचिंग कर सकूं और लगातार पढ़ सकूं। तो आई टुक द जॉब, लेकिन बैक ऑफ द माइंड आई ऑलवेज थॉट कि आई एम टेकिंग दिस जॉब नॉट बिकॉज आई वांट टू सेटल इन दिस जॉब, बट बिकॉज आई वांट टू मेक माई सेल्फ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। उससे क्या है कि कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और उसके बाद आप थोड़े से मतलब कि बेटर प्लेस्ड होते हो, अपने कॉन्फिडेंस को आप बूस्ट कर पाते हो। और घर से जो एक हमेशा रहता है कि आप घर से इतने दिन से पैसे मांग रहे हो, सपोर्ट ले रहे हो, तो वो एक एस्पेक्ट थोड़ा सा कमजोर होता है, तो आप थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म कर पाते हो। एंड एज फार एज टाइम मैनेजमेंट कंसर्न, तो मैंने पहले बताया कि प्रायोरिटी में आपको सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन रखना पड़ेगा। आपको जब भी टाइम मिल रहा है, अगर आपको वीकेंड में टाइम मिल रहा है 2 दिन का, तो वहां पे आपको करीब 12-14 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी। लाइक मेरा जॉब शिफ्ट वाली ड्यूटी थी, तो कभी नाइट ड्यूटी, कभी मॉर्निंग ड्यूटी, कभी इवनिंग ड्यूटी। तो आई यूज टू प्रायोरिटाइज माई टाइम, और मेरा टाइम टेबल भी काफी फ्लेक्सिबल था। हर चौथे दिन मेरी नाइट ड्यूटी हुआ करती थी, तो मैं नाइट में आई यूज टू सॉल्व टेस्ट पेपर्स। और जब मेरी दिन की ड्यूटी हुआ करती थी, तो आई यूज टू रिवाइज द थिंग्स। तो मैंने कई सेक्शंस में अपने टाइम टेबल को डिवाइड कर रखा था थ्रू आउट माई प्रिपरेशन फेज। और इस दौरान मेरी कोशिश ये रहती थी कि कभी पढ़ाई से मैं आउट ऑफ द टच ना हूं, क्योंकि एक बार जब आउट ऑफ द टच इंसान होता है तो थोड़ा सा उसके लिए मुश्किल होता है वापस से रिकूप कर पाना। तो वॉट एवर बी द सर्कमस्टेंसेज, ऑफिस में काम ज्यादा है, या तो कहीं दूसरे एंगेजमेंट्स हैं आपके, उसके बाद भी आई यूज टू डिवॉल्व अराउंड 4 to 5 आवर्स टू माई स्टडीज। तो वो रहता था, प्रायोरिटी में रहता था कि कम से कम 4-5 घंटे पढ़ाई करनी है। उसके बाद की जो उसके बाद जितना टाइम मिल जा रहा है वो बोनस है, तो वहां पे मैं कुछ अलग से चीजें कर सकता था। ओके, आपने कहा कि आप जॉब के साथ कर रहे थे, जॉब जाते थे, उसका एक प्रेशर होता है, अपना परफॉर्म करना होता है जॉब में, फिर आप पढ़ाई कर रहे थे, इस बीच में आप अपने हेल्थ का कैसे ध्यान रखते थे? क्योंकि अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, वो शुरू में तो ये सब करते हैं कि ठीक है, अगर दूसरे लोग जॉब के साथ निकाल सकते तो हम भी करते हैं, बट इवेंचुअली कई बार ये हो जाता है कि वो अपनी हेल्थ, जो फिजिकल हेल्थ है, उससे दे कॉम्प्रोमाइज समटाइम्स, या दे डोंट टेक केयर ऑफ इट। तो इस तरह आप कैसे अपना ध्यान रखते थे अपनी हेल्थ का? ऐसे आई थिंक कि एज फार एज यू आर एबल टू मैनेज टाइम, आप थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज कर सकते हो, क्योंकि अभी यूथफुल स्टेज है, तो हेल्थ में इतना इश्यू होना नहीं चाहिए एज फार एज द टाइम टेबल इज कंसर्न्ड। अदरवाइज आपको ऐसा भी नहीं कि टाइम टेबल एकदम खराब सा कर लेना है। लाइक आई सेट कि मेरा शिफ्ट वाली ड्यूटी रहती थी, तो खाने का भी उतना टाइम सेट होता नहीं था, कभी शाम को खाना हुआ, कभी रात को खाना हुआ। लेकिन ये है कि थोड़ा हेल्दी या फूड खाओ, और फिर उतना इशू होता नहीं है आई गेस कि वो हेल्थ वेल्थ का उतना दिक्कत होता नहीं है, अनलेस कि आप बहुत ही एक्सट्रीम स्टेप्स ले रहे हो कि आप केवल 2 घंटे सो रहे हो, 4 घंटे सो रहे हो। जब तक आप नींद पूरी ले रहे हो,
और आप बहुत ही अनहेल्दी खाना नहीं खा रहे हो, आई थिंक कि इट इज वेरी इजी टू मैनेज हेल्थ एज वेल एज द स्टडीज। अक्सर लोगों के आपने जैसे आपने बताया कि जब कोई फ्रस्ट्रेशन होती थी, दिल करता था किसी से बात करके सिर्फ अंदर की फ्रस्ट्रेशन निकाल दे, तो यू हैड फ्रेंड्स। जबकि बहुत से लोग कहते हैं कि इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी आपको हर किसी से कट ऑफ कर लेना है, कोई फ्रेंड्स नहीं होनी चाहिए, कोई सोशल लाइफ नहीं होनी चाहिए। तो आपकी सोशल लाइफ आपके फ्रेंड्स से, तो इसके बारे में कुछ बताइए। आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट मिसकंसेप्शन कि आपको सोशल लाइफ आपको कट करनी होती है। हाँ, जो अनड्यू सोशल लाइफ है उसको आप जरूर कट करो, क्योंकि बिकॉज दैट किल्स टाइम, और वो टाइम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर शुरुआत के अटेम्प्ट्स में आपके हो जा रहे हैं, 1-2 साल में अगर आपका हो जा रहा है, तो फिर तो वेल एंड गुड, आपको सोशल लाइफ की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती नहीं है। लेकिन अगर वो स्ट्रेच करता है, लाइक इन माई केस इट फॉर अराउंड 5 years, तो 5 साल तक आप सोसाइटी से कट नहीं सकते, आप सोशल लाइफ को आप अवॉइड नहीं कर सकते। तो वहां पे हैविंग अ गुड सोशल लाइफ इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंटल पीस, फॉर योर मेंटल हेल्थ। सो अगर आप पहले आपका सिलेक्शन हो जा रहा है, आई गेस फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकंड अटेम्प्ट में हो जा रहा है, तो फिर वेल एंड गुड, कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपको टाइम लग रहा है, तो एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर आपके आसपास होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, और दैट कैन ओनली बी प्रोवाइडेड विद द हेल्प ऑफ फैमिली एंड गुड फ्रेंड्स, आई गेस। ओके, हम आपसे ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, बस एक लास्ट आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगी मैं कि अभी क्वेश्चंस आने वाले हैं तो 4 दिन बाद आई गेस, तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो पहली बार कर रहे हैं, उनके लिए आपके पास क्या सजेशन है, क्योंकि क्या क्या चीजों का ख्याल रखें थोड़े से टाइम में। एज फार एज दिस 4 days आर कंसर्न्ड, आई वुड से कि केवल रिवीजन पे ध्यान दें, और अपनी स्लीप साइकिल को वापस रिकैलिब्रेट करें कि यूपीएससी जिस टाइम पे एग्जाम कनेक्ट करवाती है उस टाइम पे उठें, उस टाइम पे आप टेस्ट वेस्ट लिखें अगर टेस्ट लिख रहे हो तो। अदरवाइज आई वुड से कि 4 दिन का टाइम बचा है, टेस्ट भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, आप ये जरूर करो कि जो आपने कर रखे हैं वो उसको आप रिवाइज करो, लगातार रिवाइज करो। जो आपके पास स्टैटिक सोर्सेज के नोट्स बना रखे हैं आपने, उसको आप रिवाइज करो। आपके पास एक ऐसा कोई रेडीमेड मटेरियल हो जो कि आप एग्जाम के टाइम पे ले जा सको, और 2 घंटे में आप पूरी पॉलिटी रिवाइज कर सको, पूरी इकोनॉमी रिवाइज कर सको। तो एक ऐसा अगर रेडीमेड मटेरियल आपके पास है तो वेल एंड गुड। अदरवाइज आप एक दिन पहले सारी चीजों को आप पढ़ डालो, सारी चीजों को रिवाइज कर डालो, और अभी के लिए केवल अपने हेल्थ का ख्याल रखो, अपने जो माइंड सेट है उसको पॉजिटिव बना के रखो। क्योंकि प्रीलिम्स पिछले 2-3 सालों से ऐसा आ रहा है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, अगर आप पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट नहीं है, आप अपने बेस्ट फेज में नहीं है, तो आप उन क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि आप 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर लेते हैं, 2 ऑप्शंस रह जाते हैं। तो वहां पे अगर आप बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ नहीं गए हैं, तो वो कंफ्यूजन में क्वेश्चंस गलत होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। तो आई वुड से कि आप अपने हेल्थ का ख्याल रखें, स्लीप साइकिल को मेंटेन करें, कॉन्फिडेंट रहें, जितना आपने पढ़ाई की है दैट इज मोर देन एनफ टू क्लियर द एग्जामिनेशन, स्पेशली प्रीलिम्स। और सेकेंडली, जो बीच में टाइम मिलता है 3 घंटे 2.5 घंटे का, उस दौरान आप अपने पेपर 1 के बारे में डिस्कशन ना करें, क्योंकि सीसैट भी लेटली काफी टफ आने लगा है, काफी आई वुड से कि अजीब आने लगा है। टफ तो नहीं कहूंगा, उसमें कॉम्प्रिहेंशंस इतने ज्यादा डिफरेंट होते हैं, डिफिकल्ट होते हैं कि आप उसमें इंटरप्रेट करना काफी मुश्किल होता है, और वो काफी बोरिंग भी होता है। सो अपने मेंटल, जो पॉजिटिव आपका मेंटल स्टेट है, उसको आप लगातार पूरे दिन तक बना के रखें। इसलिए बेटर है कि जो बीच में 3 घंटे का टाइम मिल रहा है उसमें आप हेल्दी फूड लें, और बिंदास होके पेपर 2 देने जाएं। उसके बाद जाके आपको जो भी मिलाना है आंसर कीज वगैरह से, आपको डिस्कशन करना है, उसके बाद वो करें। विवेक, एक क्वेश्चन जो हमारे पास, मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन लेना चाहूंगी, जो ज्यादातर एस्पिरेंट्स हमारे पास पूछने आते हैं, और मुझे लगता है यू विल बी द राइट पर्सन टू आंसर दैट, कि क्या कोचिंग्स लेनी चाहिए और क्या कोचिंग्स एक्चुअली में हेल्प करती हैं हमें। आई मीन इफ वी कैन अफोर्ड, हम लोग कोचिंग अफोर्ड कर सकते हैं, तो क्या हमें कोचिंग लेनी चाहिए, वो वाकई में हेल्प करती है नेगेटिव, क्योंकि आपने भी काफी कोचिंग्स से सपोर्ट लिया है, इसलिए मैं आपसे जानना चाहूंगा। I think there are so many aspects to the coaching like if you talk about the core coaching कि आप जीएस में प्रीलिम्स का मेंस बैच वाली कोचिंग ले रहे हैं, तो दैट आई वुड से कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आपके पास पैसे हों
तो और टाइम कम हो तो आप डेफिनेटली कोचिंग ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास पैसे की प्रॉब्लम है, पैसे नहीं है उतने, तो भी ऐसा नहीं है कि यू विल नॉट बी एबल टू क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन, क्योंकि बीच बीच में कई ऐसे फेजेस आते हैं, लाइक प्रीलिम्स के बाद जब मेंस की तैयारी आप कर रहे होते हैं तो वहां भी कोचिंग्स की हेल्प लेनी पड़ती है और टेस्ट सीरीज वगैरह सॉल्व करने होते हैं। तो आई थिंक कोचिंग आर द बेस्ट गाइड इन दोज एस्पेक्ट्स कि वो आपके पेपर्स को चेक करके वापस आपको दे रहे हैं। तो वहां पे अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो वहां पे आप करो, अगर आपके पास पैसे लिमिटेड है तो। और अगर आपके पास पैसे हैं तो निश्चित रूप से आप कोचिंग करो। बट कोचिंग इन माय ओपिनियन, द जीएस कोचिंग, प्रीलिम्स कम मेंस कोचिंग इन इट्स इंटायरिटी doesn't provide the cost benefit ratio as much as it should provide. उसके बाद कई जो एस्पेक्ट्स हैं, हाँ प्लीज कंटिन्यू। हाँ, और लाइक आई वाज सेइंग कि कई चीजें हैं, एथिक्स का क्रैश कोर्स है और मेंस के टाइम पे ऑप्शनल का भी क्रैश कोर्स है और ऐसे के लिए अलग से क्लासेस चलती हैं। तो वो अगर लाइक अगर आपने पहले से अटेम्प्ट्स दे रखे हैं और आपको लगता है कि वहां पे आप लैग बिहाइंड कर रहे हैं तो दोज कंपोनेंट्स जो कोचिंग के हैं वो आप बिल्कुल ले सकते हैं। वो आप बिल्कुल मतलब ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। लेकिन आई थिंक कि फॉलोइंग द क्राउड कि बाकी लोग कोचिंग कर रहे हैं तो मैं भी कोचिंग करूं जाके, मैं दिल्ली में या किसी दूसरी जगह पे 1.5 लाख 2 लाख रुपए खर्च करूं, तो आई थिंक दैट इज नॉट वेरी मच नेसेसरी, वेरी मच रिक्वायर्ड। ओके, सो एज पर लाइक योर ओपिनियन, अगर आप कोचिंग लेते हैं तो इट विल एनी हाउ हेल्प यू, बट डिपेंड्स कि आप अपने आपकी तैयारी कितनी है, आपके पास कितना टाइम है या कितना आपका Yes, फाइनेंशियल अब स्ट्रॉन्ग है। since कि I have not taken GS की कोचिंग, तो I can not say कि उनका efficacy कितना है, but as far as I have heard from the friends, from the juniors, from the seniors की cost benefit ratio उतना नहीं है। लेकिन अगर आप कोचिंग लेना चाह रहे हो, अगर आपके पास टाइम कम है, अगर आपके पास as I said के पैसे हैं, तो आप बिल्कुल कोचिंग ले सकते हो, no issues at all. ओके, थैंक यू सो मच विवेक, आपने अपना टाइम दिया हमें एंड Thank वंस you. अगेन मेनी कांग्रेचुलेशंस कि आपने किया अपना यूपीएससी क्लियर एंड वी होप कि आप बहुत अच्छे से सोसाइटी को सर्व करने वाले हैं एंड यू आर गोइंग टू कंट्रीब्यूट टू द नेशन नाउ। Thank you so much. And if we'll need you again, we'll definitely call you. I hope कि आप हमें फिर से थोड़ा सा टाइम दे पाएंगे। Sure, no problem. Thank you Thank you, so it was much. wonderful talking to you. Thank you so much. Thank you.